नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अब हमने कैपेसिटी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैलकुलेट करनी है। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है बच्चों, लेकिन इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो बीच में जगह होती है हमने ईयर लिया था, और कैपेसिटी जो है वो आपको पता ही है, C बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट A/D के, राइट। ए हो गया प्लेटों का एरिया, D हो गया दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस। एक प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू दिया, दूसरे को माइनस क्यू दिया, राइट। इस पहली प्लेट पे डेंसिटी ऑफ चार्ज प्लस सिग्मा लिखते हैं हम, और दूसरे पे माइनस सिग्मा। तो उसके बाद जो बीच में जगह होती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, उसको हम E0 लिख रहे हैं, राइट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, डेंसिटी ऑफ चार्ज, इजंट इट। तो ये हमने किया था, और उसके बाद हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैलकुलेट की थी, वो आई थी C=एप्सिलॉन A/D। इसमें न्यूमेरिकल वर्क भी बहुत किया और ऑब्जेक्टिव टाइप भी, राइट। लेकिन अब देखिए क्या करना है, इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हमें निकालनी होगी, लेकिन बीच में अब हमें ये जो ईयर है मीडिया, इसको बदलना है। मैं अब कोई बीच में कंडक्टर रखूँगा, राइट। एक स्लेब कंडक्टर जो होना चाहिए, जैसे मेटल है कोई, दैट इज अ कंडक्टर। बीच में मैं कंडक्टर रखता हूँ, इस दोनों प्लेटों के बीच भर देता हूँ, राइट। तो देखता हूँ कैपेसिटर को क्या होगा। हो गया वो एक। नंबर 2, फिर आपने बजाय कंडक्टर के एक डाइइलेक्ट्रिक स्लेब रखना होगा। डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं इंसुलेटर को, मैं बताऊंगा अभी ये। तो एक इंसुलेटर रखना होगा इसके बीच, तो कैलकुलेट करनी होगी कैपेसिटर को क्या होगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक समझिए दूसरा खुद ही करेंगे। तो लीजिए मैं आपको पहले समझाता हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखा जाता है तो होता क्या है। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये हमारे पास अगर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये दूसरी जो है नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है जी। अब डेफिनेटली हमें पता है कि बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा हम दिखाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे होगा, ओके जी, ये। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E0 से डिनोट करेंगे। यहाँ नॉट समझिएगा ओरिजिनल, यहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ O फॉर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दो प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब अभी एयर है बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E0 से डिनोट किया जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ओके बच्चों। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, मैं बीच में अब एक कंडक्टर रखता हूं, पीस एक कंडक्टर का, ये रखा मैंने कंडक्टर, मेटल। होगा क्या बच्चों, आपको पता होना चाहिए, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, भरे भरे होते हैं, इसलिए मेटल को यूज किया जाता है फॉर कैरिंग करंट। हमारे घरों में भी करंट जो चलती है वो तारों के जरिए चलती है। तो तारों में होता क्या है, मेटल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पढ़ेंगे हम सेकेंड यूनिट में डिटेल में। तो जो ही इस मेटल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो बच्चों ध्यान रखना क्या होगा, जो इसमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, राइट, वो एकदम से दौड़ेंगे इस एंड की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट उनको अपनी ओर खींचेगी। तो ये ड्रिफ्ट होंगे इधर, जितने उनको जगह मिलेगी इस जगह मैक्सिमम समाने की कोशिश करेंगे। और पीछे जो इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है उसको हम किससे लिखेंगे, पॉजिटिव से, ओके जी, ऐसे होगा। तो होगा क्या बच्चों कि यहां इस कंडक्टर के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, जिसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, जो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन प्लेटों के बीच था ही, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव E0। अब इस कंडक्टर के इनसाइड, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, इधर आ गए, मैक्सिमम जितनों को जगह मिली आ गए, इधर चल रहे हैं, और इधर डेफिशिएंसी को दिखाते हैं पॉजिटिव से, हम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से दिखाते हैं। तो एज ए रिजल्ट यहां बच्चों कंडक्टर के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, जिसके डायरेक्शन क्या देखेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बच्चों EP से डिनोट करते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो अपना ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है,
दूसरा यहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस कंडक्टर के अंदर, और डायरेक्शन इसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है ना बच्चों? हाँ। अब क्या होगा, एक स्टेज आएगी कि इलेक्ट्रॉनों का इधर जाना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फिर नहीं जा सकते। वो कब होगा? जब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बराबर होगी। पॉइंट नोट करना, इलेक्ट्रॉन चलते जाएंगे एक एंड से दूसरे एंड, एक एंड से दूसरे एंड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बीच में इनसाइड द कंडक्टर सेटअप होता जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिजिनल कौन है? ई नॉट, राइट। एक स्टेज आएगी कि इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना बंद हो जाएगा। वो तभी होगा जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, दोनों की बराबर हो जाती है, तो फिर इलेक्ट्रॉनों का मूव करना बंद हो जाता है। तो उस समय ई नॉट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है और जो इसके अंदर इंड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनसाइड कितना होगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 होगा। बोलो कैसे? इसी कंडक्टर पर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, ये जो ई नॉट है ये होगा इतना, हालांकि ये यहाँ से यहाँ है, लेकिन कंडक्टर पे देखो यहाँ से यहाँ ई नॉट है और यहाँ से यहाँ वापस ई पी है। दोनों का मैग्नीट्यूड जब बराबर, तो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है बच्चों? अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा यहाँ? 0। जिसका मतलब जब एक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। यही वजह है जब लाइटनिंग होती है कहा जाता है कि अगर आप गाड़ी में बैठो, गाड़ी में रहो, इनसाइड आप सेफ हो, क्योंकि वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। पढ़ रहा है समझ में? अब बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल है अब वो कहाँ होगा? इस कंडक्टर पे तो होगा ही नहीं, सिर्फ इस पोर्शन पे होगा और इस पोर्शन पे होगा, राइट। तो ये होता है बच्चों, याद रखना कि जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो होता क्या है, उसके इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो इस तरीके से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोर्शन पे, जिसको मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, इस पे होगा और यहाँ से होगा। तो वो मैं कैलकुलेट करके दूंगा आगे फिर। तो ये था कि जब एक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, अब दूसरा मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। अब वही सेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन अब दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को रख रहा हूँ। एक स्लेब है डाइलेक्ट्रिक, यानी एक ऐसा मटेरियल जो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, राइट, दैट्स कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर समझो आप। अब इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो जो है ये देखिए, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस डी, जो बीच में अब मैंने डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इसकी थिकनेस है टी। अब बच्चों ये बीच में जो मैं दिखा रहा हूँ ये होंगे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल से ही बना होता है। तो देखिए ये है मॉलिक्यूल्स इनसाइड, सारे एक ही डायरेक्शन में मॉलिक्यूल आ रहे हैं। देखिए जो ही मैंने हो सकता है ये मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में ना हो इनसाइड, लेकिन जो ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सारे मॉलिक्यूलों का नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गया और पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ आ गया। हम बोलते हैं ये अलाइंड हो गए इन वन डायरेक्शन, सब की जो है एक ही डायरेक्शन में, सारे एक ही लाइन में आ गए मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इस तरीके से इसको पोलराइजेशन भी बोलते हैं, पोलराइज हो गए एक ही डायरेक्शन में सारे। तो इस तरीके से अब आप देखो बच्चों क्या होगा कि इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव का इफेक्ट खत्म करेगा, ये पॉजिटिव इसका इफेक्ट खत्म करेगा और ये इसका इफेक्ट खत्म करेगा, यानी ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। उसका मतलब ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूं, इस डॉटेड लाइन के अंदर सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे चार्जेस इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ये देखिए अंदर सारा एक दूसरे का इफेक्ट, चार्ज का इफेक्ट खत्म कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ अब बचा इस वाली साइड, बचा बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज, बचा कि नहीं, जो उधरी रहा फेस पर ये ऐसे, और इस फेस पर यहां से बचा ये नेगेटिव। ये कब हुआ? जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो उसका मतलब एक फेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे पे नेगेटिव आ गया, कंडक्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज कंडक्ट नहीं होगा। तो इस इंसुलेटर तो हो गया, लेकिन हम इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। हमारा पेपर है, माइका है, वाटर है,
ये जी ईयर है, गिलास है, HCl है, क्या नाम इसको, NH3 है, बहुत सारे हैं हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक्स है। तो एज ए रिजल्ट अब देखो बच्चों होगा क्या, अब एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मेरे इस डाइलेक्ट्रिक पर क्रिएट हो गया जो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। वो देखो ये ए से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहां डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ए से यहां से यहां, इसको मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा, EP। पीछे भी बोला मैंने कंडक्टर में ऐसा ही होगा। लेकिन बच्चों यहां क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर इनका मैग्नीट्यूड नहीं होगा, E0 विल नॉट इक्वल टू EP। उसका मतलब आपके इस डाइलेक्ट्रिक पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोल, ये ओरिजिनल कितना है E0 माइनस होगा ये EP, यहां से यहां होगा बच्चों, ऐसा कि नहीं। कंडक्टर में दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया था, कैंसिल हो गए थे, इनसाइड आया था 0। लेकिन यहां क्या होगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा कंडक्टर पर, जिसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक बोलते हैं EP, ये और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं होता। इसका मतलब फिर कंडक्टर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसको मैं E लिखता हूं, वो बराबर होगा E0 माइनस EP। इसमें से यहां तक कंडक्टर पर यहां से यहां E0 है, उसमें से EP निकाल दो, तो बाकी जो बचा वो होगा आपके कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कम हो गया कि नहीं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये है डिफरेंस कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड और इंसुलेटर इनसाइड द, या डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों चीजें याद रखना, बस ये इन्हीं पे सवाल है। तो दैट इज ऑल। चलिए मैं वापस चलता हूं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, कि ये था हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट करो कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब ओब्लिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। अब एक समझो, दूसरा आप खुद ही कर लोगे, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन में मैंने क्या रखना है, पहले रखूंगा कंडक्टिंग स्लैब यानी एक मेटल, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक रखूंगा, राइट। तो कैपेसिटी निकालना है दोनों के केस में। तो चलिए हम एक कंडक्टिंग वाला स्लैब लेके डाइलेक्ट्रिक आप खुद कर सकते हो, वेरी इजी। तो फिर से बच्चों देखो, फिर से ये आई पॉजिटिव प्लेट, ये आई नेगेटिव प्लेट, दोनों का एरिया A बराबर, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो डेंसिटी दोनों पर सेम ही होगी। डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, सो इसकी डेंसिटी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है बच्चों, सेपरेशन कितना है, स्मॉल d, और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E0, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच, वो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बोलिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है जब बीच में ईयर हो, वो ये होती है, हमने किया था कि नहीं किया था, हाँ। चलिए अब क्या करते हैं, डालते हैं अब बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब। ये डाला अब मैंने बीच में एक स्लैब, ये देखिए मेटल की एक स्लैब, जिसकी थिकनेस है, लीजिए कितना मोटा मैंने डाला, इसकी थिकनेस ले लो आप T, कितना मोटा, T, राइट। अब होगा क्या, मैंने अभी समझाया आपको, ये कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो सारे दौड़ने की कोशिश करेंगे किधर, इधर की ओर, इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर इस स्पेस पे ऐसे, और पीछे पॉजिटिव, ऐसे ही होगा। तो फिर मैंने बोला था कि इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इनसाइड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड EP B पैदा हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की डायरेक्शन होगी कंडक्टर के अंदर, और फिर जब इसकी और इसकी वैल्यू स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलना बंद करेंगे, सो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, उस समय इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। अब बोले जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये कहाँ पे होगा, एक तो इस पोर्शन पे होगा, यहाँ से यहाँ ये जो खाली जगह है, और एक इस पोर्शन पे होगा जो यहाँ से यहाँ खाली जगह है। मुझे बताओ ज़रा, ये पोर्शन और ये पोर्शन कितना है, बता सकते हो आप, हाँ बोलो, टोटल डिस्टेंस प्लेटों के बीच कितना है D, उसमें से आपको T सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये और ये पोर्शन बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड किस पोर्शन पे होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बीच में तो होगा ही नहीं। उसका मतलब D माइनस T अगर मैं करूँ, इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बचेगा E0,
यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। आप पॉइंट समझ गए बच्चों? हाँ, तो लिहाजा अब हम इजीली दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, V इज इक्वल टू ED। पहले भी मैंने समझाया है कि दोनों प्लेटों की पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस से। इज ओके? चलिए, तो अब मेरे केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो अब होगा वो होगा E0 ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच इंटू D। लेकिन बच्चों E0 जो है, क्या E0 को हम ये लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट? यस, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा इंटू D। अब बोलो ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डिस्टेंस पे होगा? मैंने क्या बोला आपको? सिर्फ होगा D माइनस T पे। अब इस क्रॉस वाले पोर्शन और इस क्रॉस वाले पोर्शन पे तो लिखेंगे D माइनस T। फिर नेक्स्ट स्टेप में बच्चों सिग्मा की वैल्यू लगाओ। सिग्मा कितना होता है? Q बाई ए, तो आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T। ये होगा बच्चों दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जब मैंने कंडक्टिंग स्लैब बीच में डाला जिसकी थिकनेस कितनी थी? T। तो जो ही मैंने अंदर रखा इसको तो इनसाइड द कंडक्टर एक इंड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा और एक स्टेज आएगी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो जाएगी। उस वक्त दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। चुनाचे अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा ही नहीं, जीरो आ जाएगा। तो उसका मतलब फिर आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस क्रॉस वाले पोर्शन और इस क्रॉस वाले पोर्शन पे दोनों प्लेटों के बीच। तो हम निकाल सकते हैं फिर दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस E0 D से। E0 होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस आप कितना लोगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पोर्शन पे होगा वो होगा D माइनस T पोर्शन पे। तो उसके बाद सिग्मा की वैल्यू Q बाई A लगाई तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब बोलो क्या फिर कैपेसिटी निकाली जा सकती है? नाउ यूजिंग C इज इक्वल टू Q बाई V। दोनों प्लेट पर चार्ज कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम Q ही है तो Q, और V दोनों प्लेट के बीच कितना है ये अभी आपने निकाला, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। ये Q कैंसल, ये एप्सिलॉन नॉट A जाएगा न्यूमरेटर में, C डैश लिखता हूँ मैं। अब चेंज हो रही कैपेसिटी, ठीक है? ओरिजिनल कैपेसिटी आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, अब जो नई कैपेसिटी होगी C डैश। तो जो बचा ये एप्सिलॉन नॉट A जाएगा बच्चों न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बचा D माइनस T। दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। बस दैट इज ऑल। सो ये होगी बच्चों कैपेसिटी। अगर हमने एक कंडक्टिंग स्लैब बीच में रखा दोनों प्लेटों के बीच तो कैपेसिटी जो होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T होगी। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को गौर से देखो, कुछ फर्क लग रहा है? देखो ये इक्वेशन है कैपेसिटी की जब एयर होगा बीच में, तो ये जब एक कंडक्टिंग स्लैब रखा मैंने तो देखो इक्वेशन कहाँ फर्क है बच्चों? यहाँ फर्क है। बोलो वहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? D, यहाँ क्या आया? D माइनस T। बोलो डिनोमिनेटर उसका छोटा कि इसका छोटा? डिनोमिनेटर इसका छोटा हो गया, वैल्यू बाय डिनोमिनेटर की, वहाँ D यहाँ D माइनस T। अगर डिनोमिनेटर कम हो गया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, पता है ना आपको? इन्वर्सली जो होता है, इन्वर्सली अगर डिनोमिनेटर कम इसकी वैल्यू ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा ये कम। उसका मतलब जब मैंने कंडक्टर रखा बीच में तो कैपेसिटी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की होगी बच्चों कम होगी, सॉरी क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जब मैं कंडक्टिंग स्लैब बीच में रख रहा हूँ इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? देयरफॉर C डैश इज ग्रेटर देन C लिख सकते हैं। C डैश इज, दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन फर्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन दिस इक्वेशन, उसका मतलब C डैश इज ग्रेटर देन C। पॉइंट क्लियर? कैपेसिटी बढ़ गई जो ही मैंने बीच में रखा एक कंडक्टर। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट फिर समझो बच्चों कि अगर मैं अब इस दोनों प्लेटों के बीच जो मैंने कंडक्टर रखा अगर मैं पूरा भर दूं, कोई जगह खाली नहीं रखूं, तो फिर क्या होगा? उस केस में बच्चों देखना जरा, मैं लिखूंगा इफ थिकनेस ऑफ द स्लैब इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी T क्या था? इस स्लैब की थिकनेस। अगर T बराबर है D
ये जो दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस d है, अगर ये दोनों बराबर हो गए यानी स्लैब भर दो, जगह कोई नहीं रहनी चाहिए दोनों प्लेटों के बीच, उस समय t किसके बराबर आएगा? d के बराबर। तो बोलो इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इधर आ जाओ शाबाश, कैपेसिटी जो होगी C डैश होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी है ना, तो t की जगह d लिखना है, d माइनस डी, t की जगह d लिखना है यहाँ पे, यहाँ। तो क्या बनेगी ज़रा बोलो? ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 0, विच मीन्स बच्चों कैपेसिटी हो जाएगी इनफाइनाइट। ब्यूटीफुल रिजल्ट कि अब अगर दोनों प्लेटों के बीच ये पूरा कंडक्टर भर दिया जाए, कोई जगह खाली ना रखी जाए, तो इसकी कैपेसिटी बच्चों इनफाइनाइट बढ़ेगी। वही आया रिजल्ट, सीरियस इनफाइनाइट। इट्स ओके, दिस इज द ब्यूटी, राइट, कि अगर एक कंडक्टर हम बीच में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल दें तो व्हाट हैपेंस टू द इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेस। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि कोई भी मीडिया जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आपको मालूम हो तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी उतने टाइम्स बढ़ती है जितने टाइम्स उस कंडक्टर की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम हो। सो इस तरीके से ये क्लियर हुआ कि कैपेसिटी क्या होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बीच में रखें एक कंडक्टिंग स्लेब। सेम आपको ऐसे ही नोट्स पे ज़रा देखिएगा ज़रा कि अगर हम एक बीच में आप बजाय कंडक्टर के क्या रख दें, डायलेक्ट्रिक स्लेब, सेम ऐसे ही करना होगा, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो नहीं होगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर इस डायलेक्ट्रिक पर भी होगा और बाहर भी होगा। तो ओके, तो आप वो ज़रा वहाँ से करके देख लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लेब या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लेब बिटवीन द प्लेट्स। थैंक यू वेरी मच।